गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, जिसके आपके पास 7 पार्ट आ चुके हैं। आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो 8वां पार्ट है वीडियो का। 8वें पार्ट में आप पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। तो डेफिनेशन हमारी बनती है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनकी प्रमुख लक्षण या विशेषताएं शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है, इन तत्वों के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14 तक होता है। 1 से 14 तक होता है। आई बात समझ में? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-2 F से 14, 1 से 14 तक होता है। यानी इनके बाह्य कोष में F में, बाह्य कोष F में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। जैसे अभी आपने डी ब्लॉक का पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 1 से 10 होते हैं, इसी तरह इसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 है आपका, क्या है नंबर 2? कि इन्हें आवर्त सारणी के, नंबर 2 है, इन्हें आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। यानी पूरी आवर्त सारणी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। एक बेकारी नहीं, कूड़ा होता ना, हटाओ कूड़ा है, निकाल के बाहर करो उसको। ठीक है ना? तो वही चीज इन्हें आवर्त सारणी के कहाँ पर? नीचे, पूरी टेबल के नीचे स्थान इन्हें 2 श्रेणियों में दिया गया है। ठीक है ना? सॉरी। तो क्या है दूसरी विशेषता? इन्हें आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है ना? पूरी टेबल से नीचे दिया गया है। नंबर 3 पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि लैंथेनाइड, 1 मिनट, इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है ना? इन्हें कहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी? 2 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। नंबर 1 है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है और यहां लिख सकते हैं लैंथेनाइड और नंबर एक्टिनाइड। ठीक है ना? इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। नंबर 4 है, चौथा लक्षण आपका बनता है लैंथेनाइड Z58 से 71 तक। यानी लैंथेनाइड Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक 58 से 71, 71 तक, 58 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना? तथा एक्टिनाइड Z 90 से 103 तक के तत्व एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, यानी एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, और एक्टिनाइड में एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक
103 तक के तत्व जो हैं वो एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नंबर 5 है, नेक्स्ट पॉइंट है इनकी बाह्य 3 कोसें अपूर्ण होने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इनकी बाह्य 3 की कोसें अपूर्ण होने के कारण, यानी बाहरी 3 कोसें इनकी अपूर्ण हैं, ठीक है ना। अपूर्ण होने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पीछे वाले डी ब्लॉक में पढ़ा था कि बाहरी 2 कोष अपूर्ण थी, इसलिए उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा गया, संक्रमण तत्व। इनकी 3 अपूर्ण है, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। नंबर 6 है, इस ब्लॉक की सभी तत्व धातु, ये आपको हम पहले ही बता चुके। केवल पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों रखे गए हैं। बाद बाकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तीनों ऐसे हैं जिनमें की धातुएं रखी गई हैं, ठीक है ना। अब हम इसको, आपका नोट हो चुका होगा, हम इसको साफ करते हैं क्योंकि विशेषताएं और भी हैं। तो नंबर 6 आपका हो चुका है, 6 पॉइंट की विशेषताएं हो चुकी हैं। आप लोग उसी के नीचे नोट करेंगे, उसी के आगे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। नंबर 7 नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सभी, ये सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये जितने भी तत्व हैं, ये सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर उपकोषों में, कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित जिसका जोड़ा ना बना हो, तो वो अनुचुंबकीय हो जाएंगे, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी टोटल भरे हुए हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं, ठीक है ना। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 है कि ये सभी तत्व वैद्युत संयोजी, सभी तत्व वैद्युत संयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। वैद्युत संयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन से यौगिक बनाते हैं, ये सब वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। नंबर 9 है, ये सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कौन सी संयोजकता दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता बदलती रहती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि केवल एस ब्लॉक, एस ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिनके तत्वों की संयोजकताएं निश्चित होती हैं। बाद बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसकी संयोजकता निश्चित हो, वो परिवर्ती संयोजकता ही दिखाते हैं, ठीक है ना। नंबर 10 है, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। तो यहां से आपका तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण, ये टॉपिक आपका पूरा होता है।
अब आपका स्टार्ट होगा नया टॉपिक, ठीक है ना। क्या स्टार्ट होगा? अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि ये है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। आपके नोट्स बन चुके होंगे। अब हमारी नया टॉपिक आता है, क्या है? हेडिंग है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है ना। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। अब देखिए, आपके सामने अगर आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, तो आप बड़ी आसानी से स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आवर्त सारणी आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? फिर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको वो चीजें सिखाने जा रहा हूं कि आप बिना आवर्त सारणी के किसी भी तत्व की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि वो तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। किस आवर्त और किस वर्ग में रखा गया, इसके बारे में आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, ठीक है ना। कुछ नियम हैं जिनको मैं अब 1 बाय 1 करके लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। क्या नियम है? नंबर 1 पर देखते हैं। नियम नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनिक यानी जिस तत्व का हमें आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना होगा उस तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुल कोषों की संख्या, कुल कोषों की संख्या उस तत्व की आवर्त संख्या होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसमें देखेंगे कितने कोष हैं, जितने कोष होंगे वही उसकी आवर्त संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए हमने 5 का किया, यानी बोरोन का होता है, तो 1s2 2s2 2p1 यानी 2,3 हो गया। तो यहाँ पर एक कोष और ये दूसरी कोष है ना, ये पहली कोष ये दूसरी कोष, कितनी कोषें बनी, कितने कक्षाएं बनी? 2 कक्षाएं बनी। तो इसकी आवर्त संख्या अगर हम निकालेंगे तो इसकी आवर्त बराबर हो जाएगा 2। यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद देखते हैं कितने कोष बनते हैं, उनकी गिनती, उनकी संख्या ही आवर्त संख्या कहलाती है, ठीक है ना। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है आपका अंतिम उपकोष, ठीक है ना। अंतिम यानी बाहरी उपकोष, सबसे लास्ट का, जैसे ये वाला है अंतिम उपकोष तत्व के ब्लॉक को प्रदर्शित करता है। अंतिम उपकोष जो है वो तत्व के ब्लॉक को प्रदर्शित करेगा। किसको बताएगा? ब्लॉक को बताएगा कि ये तत्व किस ब्लॉक का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अंतिम उपकोष किस में है? पी में है। किस में है? तो पी में है। तो ब्लॉक बराबर हो जाएगा हमारा पी, ठीक है ना। अंतिम उपकोष कहाँ है? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है, तो उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी। अगर ये डी में होता तो ब्लॉक डी हो जाता, अगर ये एफ में होता तो ब्लॉक एफ हो जाता, ठीक है ना। अब छोटी सी हेडिंग पड़ेगी। देखिए, आपने पढ़ा अभी कि तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एस ब्लॉक के तत्व, नहीं सॉरी, एस व हेडिंग होगी हमारी एस व पी ब्लॉक के लिए। यानी अब जो हमारे नियम आ रहे हैं वो केवल आ रहे हैं एस और पी ब्लॉक के लिए। अभी हम डी और एफ की बात नहीं करेंगे, इनकी प्रकृति जो है सामान्य है,
प्रकृति इक्वल टू सामान्य, यानी एस और पी ब्लॉक के तत्व जो है वो सामान्य प्रकृति के होते। तो हमारे दो नियम हो चुके थे, अब नंबर थर्ड की बात करते हैं। नंबर थर्ड है हमारा, यदि बाह्य कोश में 3 से 7, 3 से 7 यानी 3, 4, 5, 6, 7 या 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, सॉरी 3 से नहीं, 1 से 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि बाह्य कोश में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने? 1 से 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वह तत्व उतने ही ए उपवर्ग में जाएगा, ए उपवर्ग में जाएगा। समझ में आया? यानी अगर बाहरी कक्षा में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कितने आते हैं भैया? 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह तत्व उतने ही ए उपवर्ग में जाएगा। यहां पर देखें तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसका जो वर्ग होगा, क्या होगा? वर्ग वो हो जाएगा थर्ड ए। और वर्ग को हमेशा रोमन अंक में लिखेंगे, वर्ग को हमेशा रोमन अंक में लिखेंगे। यहाँ पर थर्ड ए क्यों हुआ? अभी आपने पढ़ा कि अगर बाहरी कोश में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तत्व हमारा किसका होना चाहिए? एस ब्लॉक का हो या फिर पी ब्लॉक का, है ना। तो ये हमारा थर्ड ए वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, यदि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वह तत्व शून्य वर्ग में जाएगा। ठीक है ना। यदि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह तत्व शून्य वर्ग में जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p6 2,8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8। तो इसका जो वर्ग होगा वो वर्ग इक्वल टू 0, ठीक है ना। बाहरी यानी तत्व एस या पी ब्लॉक का होना चाहिए और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वह शून्य वर्ग में चला जाएगा। तो वह कहाँ जाएगा? शून्य वर्ग में चला जाएगा। आया समझ में? अब हम इसको साफ करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे नियम दूसरी हेडिंग चलेगी, ये तो हो गया एस और पी ब्लॉक के लिए। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक के लिए। तो 4 पॉइंट यानी 4 नियम आपके हो चुके हैं। अब हमें 5वां चलना है, ठीक है ना। कौन सा चलना है? 5वां। तो नंबर 5 डालने से पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं डी ब्लॉक के लिए। यानी अब जो हमारा नियम होगा वो डी ब्लॉक के लिए होगा और इसकी जो प्रकृति है वो होगी संक्रमण, ठीक है ना। प्रकृति क्या होगी? संक्रमण हो जाएगी प्रकृति। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नियम नंबर 5, ठीक है ना। नियम नंबर 5, यदि तत्व डी ब्लॉक का है, यदि तत्व डी ब्लॉक का है, ठीक है ना। कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है, तो वह संक्रमण होगा, तत्व होगा, ठीक है ना। तो वह संक्रमण तत्व होगा और वह बी उपवर्ग में जाएगा, वह बी उपवर्ग में जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो कोई भी डी ब्लॉक का तत्व हो वो ए में नहीं जा सकता, क्योंकि ए में एस और पी हो चुके हैं।
आपका किस में जाएगा, बी वर्ग में जाएगा। किस में जाएगा, बी उपवर्ग में। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहां पर वर्ग संख्या x इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला बनता है, क्या होगा, बाहरी दो कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग -8। ठीक है ना। क्या फॉर्मूला बना, वर्ग संख्या बराबर बाहरी दो कोष के इलेक्ट्रॉनों का योग -8। यानी हम क्या करेंगे कि बाहर दो कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे, यानी टोटल करते हैं, और टोटल करने के पश्चात उसमें से 8 घटाएंगे। तो ठीक है ना, क्या करेंगे, 8 घटाएंगे। और एग्जाम्पल मान लीजिए हमने स्कैंडियम किया, क्या किया, स्कैंडियम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 21 होता है, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 9 और चौथी में 2। ठीक है ना। हमें निकालना है वर्ग संख्या को, हम x से प्रेजेंट कर रहे हैं। किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, x से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहरी दो का टोटल, यानी 9 + 2, इन दोनों, ये दोनों बाहरी कोष हैं, इन दोनों का टोटल करेंगे। 9 + 2 इक्वल टू 11 -8। क्या करेंगे, -8। अब यहाँ पर 11 में 8 गए, 3 बचे। ठीक है ना, क्या बचे, 3। तो स्कैंडियम का अगर हम वर्ग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग, तो वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b। क्या हो जाएगा, 3b। क्या लिखा है, बाहरी दो कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग। तो बाहरी दो कोष ये वाली है हमारी, इनके इलेक्ट्रॉनों का योग -8 किया, जितना आया वो उतने ही बी उपवर्ग में चला जाएगा। ठीक है ना, जितना आएगा वो उतने ही बी उपवर्ग में चला जाएगा। ये था नियम नंबर 5। नियम नंबर 6 की बात करते हैं। यदि x बराबर 3 से 7 आता है, यानी जैसे इसमें x का मान 3 आ गया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 3 से 7 आता है, तो वह तत्व उतने ही बी उपवर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा भैया, 3 से 7 आता है, x का मान, यानी घटाने के बाद टोटल करो, फिर घटाओ 8, माइनस करने के बाद जो भी मान बचता है वो उतने ही बी उपवर्ग में चला। पॉइंट नंबर 7, यदि x बराबर 8, 9 एंड 10, कॉमा लगा देंगे, 8, 9, 10 आता है, तो वह तत्व 8th वर्ग में जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर x का मान 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, तो हम आंख मूंद करके 8th वर्ग लिख देंगे। लेकिन 8th वर्ग में a या b का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो केवल 8th लिखा जाएगा। नियम नंबर 8 है, यदि x बराबर 11, 12 आए, तो वह तत्व क्रमशः फर्स्ट बी व सेकंड बी में जाएगा। ठीक है ना, वह तत्व क्रमशः फर्स्ट बी व सेकंड बी में जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। यदि x का मान कितना आ रहा है, 11 आता है, 12 आता है, तो वह तत्व क्रमशः फर्स्ट बी व सेकंड बी में जाएगा। क्लियर हुआ, यानी 11 आया तो फर्स्ट बी, 12 आया तो सेकंड बी में जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे नियम हमारे डी ब्लॉक के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। अब हम चलेंगे एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है ना, ये 8 पॉइंट हो चुके हैं, 8 नियम हो चुके हैं। अब बारी है एफ ब्लॉक। अब हमारी हेडिंग है एफ ब्लॉक के लिए, जिनकी प्रकृति होती है आंतरिक संक्रमण।
आंतरिक संक्रमण प्रकृति होती है ये। और इनके बारे में बात करते हैं तो पॉइंट नंबर हमारा 9 स्टार्ट होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 9, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व 6 आवर्त तक के तत्व 6 आवर्त के थर्ड बी उपवर्ग में रखे गए। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, 58 से 71 तक यानी 58 से 71 तक के जो तत्व हैं उन्हें 6 आवर्त के यानी 6वें आवर्त के थर्ड बी उपवर्ग में स्थान दिया गया है या रखे गए हैं। 6B आवर्त में यानी 6 आवर्त के थर्ड बी उपवर्ग में स्थान दिया गया है। सवाल नंबर 10 है, नियम नंबर 10, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व 7वें आवर्त के थर्ड बी उपवर्ग में रखे गए, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व जो है वो उपवर्ग थर्ड बी में उनको स्थान दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये तत्वों की यानी एफ ब्लॉक तत्वों की स्थिति निश्चित है। अगर परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बीच कोई तत्व आता है तो बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए, बिना कुछ किए हुए सीधे रख देंगे आवर्त बराबर 6, वर्ग बराबर थर्ड बी। अगर परमाणु क्रमांक 90 से 103 का तत्व आता है, उसकी स्थिति बताना हो तो आप बताएंगे आवर्त बराबर 7 और वर्ग बराबर थर्ड बी, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये तो थे नियम हमारे तत्वों की स्थिति ज्ञात करने के, और इससे संबंधित रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक आपके लिए नियम आप सीखेंगे और पार्ट नंबर 9 जो आएगा उसमें आप न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।